आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स के PYQs के बारे में, जो कि आपको हेल्प करेगा अपकमिंग 10th एग्जाम बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से, उसको एनालाइज करने में। आप इस वीडियो को बढ़िया से देखो, इस जैसे कि आपने पिछले 3 वीडियोस को देखा। आई होप कि आपको पूरी तरह से मदद करेगा आपको आपके एग्जाम में प्रिपरेशन में। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप पूरा अंत तक देखोगे और अपने फ्रेंड्स के साथ में उसको शेयर करोगे ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज। यानी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब बनता है, यानी 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो उसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। आप यहां पर ध्यान दो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनने के लिए 2 ऑक्सीजन एटम्स का होना जरूरी है। ये रहा अपने पास 2 ऑक्सीजन एटम, एंड ईच ऑक्सीजन एटम के पास में 6 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2,6। इसके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 8। तो ये वाला जो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसी इलेक्ट्रॉन में से, इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कुछ ना कुछ शेयर होगा। देखो यहां पर सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास में भी 6 ही होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन को कमी कितने का है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। दोनों क्या चाहेगा, गेन करना। लेकिन नॉन मेटल है तो गेन करना चाहेगा, लेकिन दोनों ही गेन करना चाहेगा तो आपस में क्या कर लेता है, वो शेयर कर लेगा। क्योंकि देने वाला कोई नहीं है तो आपस में क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा और इसका 1-1 के साथ करेगा। तो ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, जिसमें कि ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड हुआ है। इसको थोड़ा उस तरह से अगर हम बनाए तो कैसे हो जाएगा, देखो तो ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, इस ऑक्सीजन के एटम्स को हमने क्रॉस से दर्शाया। ठीक है, ताकि पता चल सके कि क्रॉस किसका है, ऑक्सीजन फर्स्ट का है। और हमने इसको दर्शाया डॉट से, ये दूसरे ऑक्सीजन के एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अब ये क्या होगा, आपस में शेयर करेंगे। इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसके रेंज में आ जाएगा, और इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है क्रॉस वाला, वो इस सेकंड वाले ऑक्सीजन के एटम के रेंज में आ जाएगा। सॉरी, यहां पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां पर तो 6 हो गए, यहां पर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 4। तो आप क्या देख रहे हो कि बीच में जो रीजन दिख रहा है आपको, ये जो बीच में आपको रीजन दिख रहा है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हैं इस रीजन में, तो 4, यानी कि 2 पेयर। ठीक है, और एक ऑक्सीजन पर 4 इलेक्ट्रॉन बच गया है। तो अगर इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग ऑप्शन से मैच करें तो ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट मैच हो रहा है। देखो बीच में ये वाले रीजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। ठीक है, दिखा 4, और एक ऑक्सीजन पे कितना कितना बचा है, 4, यानी कि ये अपना सही है। ठीक है, बी में क्या है, बीच में तो 2 है, ये गलत हो गया। यहां पर बीच में क्या है, 6 है, ये भी गलत है। और यहां पर भी 2 है, तो ये भी क्या है, अपना गलत है। तो ओवरऑल चारों ऑप्शन में से अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि दोनों को वेरीफाई करना है, दोनों को समझना है, स्टेटमेंट्स को, असर्शन वाले स्टेटमेंट को और रीजन वाले स्टेटमेंट को, और उसके बेस पर ही आपको चारों ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होगा, उसको क्या करना है, टिक करना है। एनीवे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। असर्शन वाले क्वेश्चन में लिखा गया है इस स्टेटमेंट में, कार्बन हैज strong tendency to either lose or gain electron to attain noble gas configuration। यानी कि कार्बन के पास में स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होता है, टेंडेंसी होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सके या फिर गेन कर सके, ताकि वो नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सके, अटेंड कर सके। जबकि ऐसा होता ही नहीं है। कार्बन ना ही गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स का, ना ही
लॉस कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, ये दोनों में से कुछ नहीं कर सकता है। तो कार्बन करता फिर क्या है, ये करता है शेयर, ताकि वो स्टेबल हो सके, अटेंड कर सके नियरेस्ट नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके आधार पर स्टेटमेंट 1 यानी असर्शन तो गलत हो गया, ठीक है। और रीजन देखते हैं क्यों गलत हुआ। अगर उसका आंसर हमें मिल जाएगा रीजन में तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है कि गलत है। रीजन वाले स्टेटमेंट को पढ़ो, देखो कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, यस करेक्ट है। देखो कार्बन का 6 होता है इलेक्ट्रॉन एटम, एटॉमिक नंबर, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,4 और आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है 4 है, आउटर मोस्ट सेल में कितने 4। स्टेटमेंट यहां तक सही है। देन हैज द टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विथ कार्बन और अदर एलिमेंट्स, यानी कि कार्बन कार्बन के साथ भी शेयर कर सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी, मतलब अदर एटम के साथ में भी शेयर करता है, यानी कि रीजन वाला क्या है सही है। अब आप समझो स्टेटमेंट 1 यानी असर्शन सही है, स्टेटमेंट 2 क्या है रीजन, सॉरी स्टेटमेंट 1 तो गलत था ना, और रीजन क्या था अपना सही है। तो इसके अनुसार आप ऑप्शन को मिला लो, ए ऑप्शन डी को देखो, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये तो सही है, यानी कि ऑप्शन डी क्या है इस क्वेश्चन में सही होगा। बाकी क्या आप ऑप्शन को देख लो वो क्या है गलत है। यहां पर क्या बोल रहे ए में ए एंड आर दोनों ही ट्रू है, तो ये भी नहीं है, दोनों ट्रू कहां से है, ए और बी दोनों ट्रू है, ये भी नहीं है। यहां पर बोल रहा है कि ए ट्रू है जबकि ए क्या है फॉल्स है, तो ये अपना ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो ओवरऑल ऑप्शन डी क्या है सही है। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि राइट द नेम ऑफ एन एलेट्रॉफ ऑफ कार्बन, यानी कि एलेट्रॉफ ऑफ कार्बन का कोई एक नाम लिखना है, एन लिखा हुआ है ना, यानी एक नाम लिखना है, ठीक है। एनीवे हम समझते हैं एलेट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है। एलेट्रॉफ्स का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगा। क्यों? क्योंकि सारे फॉर्म्स में कार्बन ही एलिमेंट, कार्बन ही फंडामेंटल एटम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा सेम होगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा अलग अलग होगा। और एलेट्रॉफ्स ऑफ कार्बन बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक तो बड़ा वेल नोन है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फ्लोरेंस। और इसमें भी सबसे वेल नोन फ्लोरेंस में क्या है C60। फ्लोरेंस का मतलब होता है n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का मॉलिक्यूल्स, जिसमें से मोस्ट कॉमन क्या है 60 कार्बन का बना हुआ एक मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। ये ऐसा आपको दिख रहा होगा सॉकर बॉल के जैसा या फिर फुटबॉल के जैसा, इसमें आपको ये C60 का ही है, फ्लोरेंस का नहीं है, ये C60 का है। तो हमारे पास एलेट्रॉफ्स कितने हैं 3 है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस। हालांकि इसमें हमें से सिर्फ नाम पूछा जा रहा है, एक्सप्लेनेशन पूछा नहीं जा रहा है कि डायमंड के बारे में आप एक्सप्लेन करो, ग्रेफाइट के बारे में एक्सप्लेन करो या फिर फ्लोरेंस के बारे में एक्सप्लेन करो। एनीवे इस टॉपिक को हमने क्या किया अपने वीडियो लेक्चर में, कार्बन कंपाउंड्स के 1 शॉट वीडियो लेक्चर में पूरी तरह से एक्सप्लोर किया है। इसका पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन वहां पर किया गया, आप वहां से जाकर देख सकते हो कि ये टेट्राहेड्रल होता है, ये हेक्सागन लेयर होता है, हेक्सागन लेयर के बीच में ये जो होता है वीक वैंडर वाल फोर्स होता है, बहुत सारा, ये गुड कंडक्टर क्यों होता है, ये बैड कंडक्टर क्यों होता है, डायमंड का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है कंपेयर टू ग्रेफाइट, ये सब आपको पूरी तरह से वहां पर जानकारी मिल जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या लिखना होगा, आपसे पूछा जा रहा है एक एलेट्रॉफ, तो तीनों में से कोई एक लिख दो, बट बेटर ये रहेगा कि आप तीनों को लिखो, ठीक है। देखो कम लिखने से क्या होगा कि नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ज्यादा लिखना भी नहीं है, पैराग्राफ वाइज होगा, तो ऐसा नहीं कि आपसे 1 पेज में आंसर होगा तो 3 पेज लिखे जा रहे हो, तो फिर वो टाइम किलिंग हुआ, ठीक है। लेकिन यहां पर वर्ड का बात है ना, तो 3 वर्ड, एक वर्ड आपसे पूछा जा रहा है लेकिन आप लिख रहे हो कितना 3 वर्ड, तो 3 वर्ड लिखने में समय ही कितना लगेगा, आप तीनों को लिखोगे, ठीक है। मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप तीनों को लिखोगे। सो दीज आर द एलेट्रॉफ्स ऑफ कार्बन, फर्स्ट डायमंड, ग्रेफाइट एंड देन फ्लोरेंस, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ आर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्स, कि कोवैलेंट बॉन्ड 2 एटम्स के बीच में कैसे बनते हैं। आप ध्यान देना, किसी भी एटम को जब स्टेबल होना होता है तो 2 तरीका से हो सकता है, या तो ड्यूप्लेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या तो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन।
अब ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट के जैसा होने के लिए या तो एटम अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करा सकता है, या तो गेन करा सकता है, या तो शेयर करा सकता है। तो जब लॉस और गेन कराता है तो वहां पर जो बॉन्ड बनता है वो बनता है आयनिक बॉन्ड, और जब शेयर कराता है तो वो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो बनता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें शेयरिंग में भी कैसे शेयर हो सकता है? म्यूचुअल एंड इक्वल शेयरिंग। जैसे हम बात कर रहे हैं, देखो यहां पर कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये हाइड्रोजन के साथ में शेयर करना आएगा तो हाइड्रोजन तो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है टू शेयर करने के लिए, तो कार्बन के पास 4 होते हुए भी लेकिन कार्बन एक ही देगा। बात समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं इक्वल शेयरिंग। हाइड्रोजन एक दे रहा है तो कार्बन भी एक देगा। वहीं पर अगर यही कार्बन ऑक्सीजन के साथ में शेयर करता है तो ऑक्सीजन 2 दे सकता है, तो कार्बन भी ऑक्सीजन को क्या करेगा? 2 ही देगा शेयर करने के लिए। तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, और तो इसके लिए क्या चाहिए? 4 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? शेयर करेगा ऐसे। ठीक है बात। तो यहां पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड। इसको बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड, और बेटर हम लोग इसको बोल सकते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इस कोवैलेंट बॉन्ड बनने में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने दिया है, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जबकि यहां पे ऑक्सीजन के साथ में जब ये कार्बन जुड़ेगा तो ये 2 ऑक्सीजन आएंगे और यहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ऐसे डबल बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच में। तो ये बन गया CO2 मॉलिक्यूल्स, और ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है बात? यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के बीच में बेसिकली ये बनता है, तो आप इसको लिख लोगे और ये 1-2 एग्जांपल भी लिख दोगे। यहां पर भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो जरा ध्यान से। ये पहला एटम है नॉन मेटल का, ये दूसरा एटम है भी नॉन मेटल का। ए और बी के बीच में ये वाला इलेक्ट्रॉन और इस वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग हुआ। शेयरिंग होने के कारण से ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ए के सेल में भी आ गए और बी के सेल में भी आ गए, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन ए के लिए भी कॉमन हो गया और बी के लिए भी कॉमन हो गया। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, आपको ये लिखना है स्टेटमेंट विद 1 और 2 एग्जांपल। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई? यहां पर क्वेश्चन में दिया जा रहा है जनरली, यानी कि 100% कोवेलेंट कंपाउंड जितने भी दुनिया में है सारे के सारे पुअर कंडक्टर नहीं होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के बारे में बात करें, देखो एग्जांपल के बारे में बात करें तो ग्रेफाइट एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है जो कि एलोट्रॉफ है, किसका? कार्बन का। ठीक है, बट एनीवे ये क्या है? गुड कंडक्टर है। ये क्या है? गुड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो गुड कंडक्टर होने के लिए सिस्टम में क्या होना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहां पर बेटर हम लिख देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बट जनरली ऐसा देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स में, कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो इलेक्ट्रॉन, जैसे X एटम है और ये Y एटम है, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया या फिर टोटली 2 इलेक्ट्रॉन दिया शेयर होने के लिए, ऐसे। तो ये क्या हो गए? आपस में ऐसे लॉक हो गए। आपस में ये क्या हो गए? लॉक हो गए। लॉक हो गए यानी कि दीज इलेक्ट्रॉन्स, दीज शेयर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है मूव करने के लिए, फ्री टू मूव ऐसा लिख दो, फ्री टू मूव, मूव करने के लिए ये फ्री ही नहीं है, तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से जनरेट हुआ? और जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं हुआ तो वो कंडक्टर कैसे बन सकता है?
तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे कि कोवेलेंट कंपाउंड्स में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट फ्री टू मूव, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द और जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बात। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे दिया गया है कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथीन एंड ड्रॉ इट्स डॉट स्ट्रक्चर। यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि इथ इन, इथ प्लस इन, इथ इन का मतलब हुआ वर्ड रूट दिया गया, इसमें कितना कार्बन है बाबू, कार्बन कितना है, 2 एटम है, और इन का मतलब होता है दोनों के बीच में क्या हुआ है, डबल बॉन्ड हुआ है, और ये बिलोंग करता है अल्कीन वाले फैमिली से। ये किससे बिलोंग करता है, अल्कीन, और अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, यानी कि हाइड्रोजन का संख्या कार्बन की संख्या से 2 टाइम्स होगा। तो ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड बना, क्यों, क्योंकि अल्कीन है तो एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन के पास में 2 को बच गए ऐसे, जैसे कार्बन के पास में 2 ऐसे बच गए, तो कार्बन के आसपास में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पर देख लो, हर कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे से क्या कर लिया, शेयर कर लिया। हर कार्बन के पास अब बचा 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके साथ में, एक एक हाइड्रोजन के साथ में शेयर करेगा ऐसे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, डॉट स्ट्रक्चर किसका, तो इथीन का। ठीक है, आप इसको चाहो तो गोला में बना सकते हो या फिर ऐसे बना सकते हो, ये इजी है, ये आसान है, ये सही है। ठीक है, ये क्या है, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। ठीक है बात, ओके। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 2 अल्काइंस। क्या नाम है यहां पे, देखो अल्काइंस, लास्ट का 3 वर्ड पर ध्यान दो। अल्काइंस का मतलब हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा, और उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला थे CnH2n-2, यानी कि कार्बन का संख्या जो भी हो n है, तो उसमें हाइड्रोजन टोटल कितना होगा, उसके 2 टाइम से 2 कम होगा, 2 कम होगा। यानी कि अगर हम बोले यहां पर अगर कार्बन का संख्या 4 है तो हाइड्रोजन का संख्या क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 में से 2 कम 6, ये हो जाएगा। ये एक तरह का क्या है, अल्काइन है, इसका बेटर नाम होगा ब्यूटाइन, 4 कार्बन का है तो ब्यूट। देखो अब यहां पर आपको क्या दिया है, A एंड B दिया है, A दिया है और B दिया है। इसका फॉर्मूला क्या दिया है, CxH2 दिया है, और B का फॉर्मूला दिया है C3Hy। अब आपको बताना है कि x y का वैल्यू देखो जरा ध्यान से। हम बोल रहे हैं कि कार्बन का संख्या 3 है तो हाइड्रोजन का संख्या क्या होगा, हाइड्रोजन का संख्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, हाइड्रोजन का संख्या क्या होना चाहिए, 2n-2, तो यहां पर n का वैल्यू क्या है, 3, वेयर इज n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन। तो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4। समझ में आया। सिमिलरली यहां पर h का वैल्यू दिया है 2, h का वैल्यू 2 देने का मतलब हुआ कि 2n-2, इसका ओवरऑल वैल्यू क्या हुआ, 2। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। ठीक है, ये ऐसे, यहां पर n क्या है, x। ठीक है, यानी x का वैल्यू क्या हो गया हमारा 2, x का वैल्यू क्या हो गया 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा यहां से 2 और y का वैल्यू हो गया 4। सिंपल है। ठीक है, लेकिन इस चीज को आप कैसे बना सकते हो, जब ये पता रहता तब। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि राइट द नेम्स ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का नाम लिखना है। देखो ए क्या बन गया, अब तो बन गया C2, x के जगह पर हमने लिखा 2H2। बी क्या हो गया, C3H4। तो इसका नाम है, ये दोनों अल्काइन है और 2 कार्बन का अल्काइन है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन।
और ये भी अल्काइन है, 3 कार्बन का नाम है, इसका हो जाएगा प्रोपाइन। तो ए का नाम हो गया इथाइन और बी का नाम हो गया प्रोपाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि ड्रॉ 2 डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। ध्यान दो, यहां पर देखो क्या बोला जा रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन्स के बारे में बात हो रहा है। अल्केन्स जिसमें क्या है, 4 एटम है, तो 4 एटम यानी अल्केन का यहां पर नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, जहां पर n का वैल्यू दिया गया है 4 कार्बन एटम्स के, तो यहां पर क्या हो जाएगा C4H10, 4 × 2 8, 8 प्लस यहां पर सॉरी यहां पर हो जाएगा 2, 10 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि राइट व्हाट आर द अच्छा, इसी कंपाउंड्स का क्या करना है, 2 डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाना है। देखो क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है इसका। पहला स्ट्रक्चर हम बोल रहे हैं ऐसा होगा CH3 CH2 CH2 और ये हो गया CH3। कंडेंस फॉर्म में हमने बनाया इसका स्ट्रक्चर, ये हुआ एक। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, यहां पर 3 हाइड्रोजन है ना, तो ऐसे ऐसे 3 हाइड्रोजन लगा दो, यहां पर 2 हाइड्रोजन ऐसे लगा दो, हो जाएगा। ठीक है, एनीवे दूसरा फॉर्म क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं कि इस 3 CH3 को उठाकर कहीं बीच में लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बन सकता है CH3 CH3 और यहां पर एक आ गया आपका CH3। आप ओवरऑल देख लो, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी सेम है, यानी कि C4H10 ही है। अब बोल रहा है कि व्हाट आर दीज 2 स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉल्ड, यानी इन दोनों का आपस में हम क्या बोलेंगे, तो इन दोनों को हम बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोमर्स। हायर क्लासेस में इसको हम लोग बोलेंगे चेन आइसोमर्स। कौन सा टाइप का आइसोमर, तो चेन आइसोमर। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है, उसमें भी स्ट्रक्चरल आइसोमर में 5-6 तरह का होता है, उसमें कौन सा ये चेन आइसोमर है। ठीक है बात, फिलहाल आप 10th में सिर्फ आइसोमर लिख देना कि ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर्स हैं। किसके, तो ब्यूटेन की। इसका क्या नाम हुआ, 4 कार्बन है ना, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, इसका नाम है ब्यूटेन। ठीक है, आगे हमसे बोला जा रहा है कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने लिख दिया। व्हाट आर द कॉमन नेम्स ऑफ दिस कंपाउंड्स, कॉमन नेम्स के बारे में बोला जा रहा है। देखो कॉमन नेम, इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा विदाउट ब्रांचिंग है, नॉर्मल स्ट्रेट है, तो ये हो जाएगा एन ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन। जबकि इसका नाम हो जाएगा, सेकेंड कार्बन पर CH3 लगा है और टोटल 4 कार्बन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन। अगर हमको IUPAC में इसका नाम लिखना होता, ये कॉमन नेम है आइसो ब्यूटेन, जबकि हमको इसका IUPAC में नाम लिखना होता तो हम बोलते 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या बोलते हैं इसको, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, बट हमसे पूछा जा रहा है कॉमन नेम। क्या पूछा जा रहा है, देखो हमसे बोला गया है कॉमन नेम, तो कॉमन नेम ये दोनों है, एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। ठीक है, ऑल्सो राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्काइन। इट्स अल्काइन। अल्काइन का मतलब 4 कार्बन से बना हुआ अल्काइन। ध्यान देना, अल्काइन का मतलब क्या होता है, अल्काइन एक अनसैचुरेटेड टाइप है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक बार क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा और उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, यानी n का वैल्यू 4 है तो 4 कार्बन, n का वैल्यू 2, 4 दूना हो गया 8, 8 में से 2 गया तो 6, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दिया गया है कि 2 कार्बन कंपाउंड्स X एंड Y दिया गया है, हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये और ये, यानी कि X
और Y, ये दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एक एक का फॉर्मूला दिया क्या गया है, C4H8 और क्या दिया है, C5H12। यहां पर ये दिख रहा है आपको क्या, स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कि कार्बन के संख्या से हाइड्रोजन का संख्या 2 टाइम्स है, यानी कि ये एक तरह का क्या हुआ, अल्कीन हुआ। क्यों? क्योंकि अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, और इसका बेटर नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। अच्छा, यहां पर ये क्या है, ये हमको दिख रहा है कि ये एक्स वाई क्या है, अल्केन है। क्यों? अल्केन का जो कॉमन जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है बात, आगे चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कि विच वन ऑफ दीज इज मोस्ट लाइकली टू शो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि वहां पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को तोड़कर हाइड्रोजन या फिर कुछ और, मतलब क्लोरीन वगैरह आकर वहां पर क्या हो जाए, ऐड हो जाए। ठीक है, तो ये एडिशन रिएक्शन किसमें शो होता है, किससे शो होता है, कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में एडिशन रिएक्शन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, देखो ध्यान से, तो किसमें होगा, तो एडिशन रिएक्शन इसमें होगा, एक्स में होगा। क्यों? क्योंकि इसका कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चर होगा, ऐसे ऐसे होगा कहीं ना कहीं। इस तरह से होगा। यहां पर आ गया आपका H2, यहां पर आ गया H2, यहां पर H2, यहां पर H3, ये सब क्या है, H है। यहां पर 2 4 3 7 2 9, एक कहीं से गड़बड़ हो गया, तो एक यहां पे गड़बड़ हो गया कि यहां पे 5 बॉन्ड हो जाता है, तो यहां पर अभी कार्बन का 4 बॉन्ड, तो इस दो इसका इस वाले कार्बन से, और दो एक हाइड्रोजन से और एक इस वाले कार्बन से। ठीक है, अपना यहां तक सही है। अब यहां पे देखो क्या होगा, ये आपको दिख रहा होगा, यहां पे डबल बॉन्ड है ना, तो यहां पे एडिशन रिएक्शन होगा। थोड़ा देखो कैसे होगा, एक्सप्लेन, जस्टिफाई योर आंसर एंड ऑल्सो गिव द केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन। देखो एडिशन रिएक्शन कैसे दिखाते हैं, देखना ध्यान से। एडिशन रिएक्शन क्या है, यहां पे CH2 है, डबल बॉन्ड CH, और यहां पे एक है CH2 और यहां पर है CH3। हमने क्या किया, यहां पे H2 डाला, H2 यानी H और H डाला, और ये इन प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर प्लैटिनम या फिर प्लैडियम मेटल कैटलिस्ट के बीच में डाल रहे हैं। तो होता क्या है कि इस दोनों में से एक बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। जैसे एक बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इसका इस पर चलाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका इस पर चलाएगा, और यहां पर भी ये दोनों में से एक इस पर जाकर टूटेगा, एक इस पर जाकर टूटेगा। तो यहां से क्या क्या बना, देखो तो यहां से बना H फ्री रेडिकल, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक H इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या बना है CH2 CH CH2 और CH3, ये ऐसा होगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ठीक है, अब होगा क्या, देखो ध्यान से, कि ये जो दोनों चीज है, ये यहां से ऐसे आकर ये वाला इसके साथ में आकर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग बना लेता है। ये इसके साथ में बॉन्डिंग बना लिया और ये इसके साथ में ऐसे बॉन्डिंग बना लिया। तो ओवरऑल क्या दिख रहा है आपको, क्या हो गया, ओवरऑल देखो तो कुछ ऐसा हो गया, CH2 और 3 हो गया CH3, यहां पर क्या हो गया CH2, यहां पर भी CH2, और यहां पर क्या हो गया CH3। CH3 मतलब ये शुरू में तो था अल्कीन और अब बन गया अल्केन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन एक प्रोसेस है टू ऐड हाइड्रोजन एटम टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू मेक और टू कन्वर्ट इनटू
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर अल्काइन भी होता है तो 2 मॉलिक्यूल लाते H2 का और फिर उसको कन्वर्ट कर सकते थे अल्केन में। तो ये एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है और इक्वेशन है। ठीक है, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिया है डिफाइन द टर्म आइसोमर्स। आइसोमर्स के बारे में समझिए। आइसोमर्स क्या होता है? होता क्या है कि 2 या 2 से अधिक अलग अलग क्या होंगे, स्ट्रक्चर होंगे, और उन दोनों का केमिकल फॉर्मूला यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बट उनके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, अलग अलग। तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम आपस में बोलते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स का मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but have different properties में दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इन सारे चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोमर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोल रहे हैं कि अगर एक फॉर्मूला है C4H10 ब्यूटेन, ये क्या क्या हो सकता है देखो तो, CH3 CH2 CH2 और एक ये हो सकता है CH3, यही वाला चीज है। इसको एक और तरीका से स्ट्रक्चर में हम बना सकते हैं ऐसे, CH3 CH CH2 CH3 और यहां पे CH3 नहीं होगा, ये यहां पे होगा और यहां पे ये हो गया CH3। ये पहला और दूसरा देखो तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है क्या, एकदम है। हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एकदम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका भी C4H10 है और इसका भी C4H10 है, लेकिन दोनों के आपस में केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, अलग अलग होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में क्या होंगे, अलग अलग। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब। ठीक है, ये आपका रहा सवाल, पहले क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, आप क्या करोगे, पहला में स्टेटमेंट ये लिखोगे और साथ में वो एग्जांपल डाल दोगे। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है दूसरा क्वेश्चन, 2 कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है, ये वाला है C3H6O। राइट द नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स। कितने कंपाउंड्स हैं, 2 कंपाउंड्स हैं, एंड देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये हमें बताना है C3H6O का। देखो तो क्या दिया है, C3H6O। क्या O का मतलब क्या हो सकता है, या तो अल्कोहल हो जाए, या तो एल्डिहाइड हो जाए, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए, या तो कीटोन हो जाए। ठीक है, बनाते हैं। देखो तो सबसे पहला ये C और C 1 2, ये ऐसे हो जाए तो कीटोन, और यहां पर क्या आ गया H3, यहां पर क्या आ गया H3। दिख रहा है बात। तो कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, 1 ऑक्सीजन, ये तो पहला रहा। दूसरा क्या हो सकता है, देखो तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, COO यानी डबल O होता है, 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहां पर एक ही ऑक्सीजन दिया है। तो ये हमारा है कीटोन ग्रुप। ये वाला कौन सा है, कीटोन है, और ये वाला है एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप। कीटोन फंक्शनल ग्रुप, यहां पर हो गया एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम। यहां पर भी कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6, 1 ऑक्सीजन। इनका हमें क्या नाम लिखना था ना, देखो नाम क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 2 3, 3 है ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन, तो ये हो जाएगा प्रो, 2 पर प्रो एन। ठीक है, 2 पर है ओन, यानी कीटोन का सफिक्स 2 प्रोपेनॉल। इसका क्या नाम हो जाएगा 1
2 3, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल और इसका हो जाएगा प्रोपेनॉल। ये इसका नाम हो गया, ठीक है। यही हमसे पूछा जा रहा था, देखो यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद द फॉलोइंग, विद सोडियम, देन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन विद इथेनॉल, एंड राइट द नेम ऑफ वन मेन प्रोडक्ट ऑफ ईच। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करा रहे हैं, इथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, हमको इसके साथ इसका रिएक्शन कराना है, किसके साथ, तो सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और C2H5OH इथेनॉल के साथ में। ठीक है, देखो पहला किसके साथ, CH3COOH का हम रिएक्शन करा रहे Na के साथ में। तो ये बेसिकली एसिड है और एक मेटल है, तो मेटल और एसिड के बीच में जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस होता है। तो हाइड्रोजन गैस देखो जरा यहां से निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन गैस निकलेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस बनने के लिए H2 होता है, तो यहां से तो एक H निकलेगा। तो क्या हो अगर हम यहां पर 2 ले ले तब, ठीक है, तो एक सोडियम एक हाइड्रोजन को हटाएगा तो 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन को हटाएगा, और ये बन जाएगा CH3COO, और H के जगह पर आ जाएगा Na, और यहां पर भी इसका क्या हो जाएगा, 2 एटम हो जाएगा, और प्लस में हाइड्रोजन गैस बन के आपका बाहर की ओर निकल जाएगा, और इसका जो नेम है वो नेम हो जाएगा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम इथेनॉइड भी नाम होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा क्या है, दूसरा है सेम इथेनोइक एसिड प्लस में NaOH के साथ में रिएक्शन कराना है, तो हमें बताना है क्या होगा। देखो अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इथेनोइक एसिड एसिड है, तो दोनों के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, एज अ रिजल्ट सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो वाटर तुम बनाकर निकाल लो, ये दोनों ऐसे, ये जो दिख रहा है ना, यहां से क्या कर लो, वाटर निकाल लो, और बाकी इन दोनों को ऐसे आपस में जोड़ दो। तो अगेन सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम इथेनोएट ही बनेगा, CH3COO Na प्लस में H2O। अगर कहीं बैलेंस होगा तो बैलेंस कर लेना, बुझाया कैसे होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या हमसे बोल रहा है, इथेनॉल के साथ में रिएक्शन कराना है इसका। देखो इथेनॉल के साथ में कैसे रिएक्शन हो जाएगा, देखो यहां पे CH3COOH प्लस में C2H5OH है। तो होगा क्या कि यहां से ये H और ये OH अगेन फिर वही वाटर बन के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन आपस में दोनों क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये बनेगा आपका CH3C। अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसा एक्सपैंड करते हैं, डबल O को ऐसे होगा, एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्डेड होगा, एक ऑक्सीजन ऐसे होगा, और इसके हाइड्रोजन हट गया और उसके साथ में एक बॉन्ड से क्या जुड़ गया, C2H5। ये ग्रुप जो बन गया वो बन गया ईस्टर। क्या बना, ये ईस्टर बना, और इसका जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा इथाइल इथेनोएट। क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट। तो ये हमारा आंसर भी था। क्या पूछा रहा जा रहा लास्ट में, वन मेन प्रोडक्ट का नेम हमें लिखना था, तो सबका हमने नेम लिख दिया। आप इसको क्या करोगे, इक्वेशन के साथ साथ में स्टेटमेंट भी लिखोगे कि व्हेन एसिटिक एसिड, कैसे लिखोगे, तो पहला वाला के लिए व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम मेटल देयर विल बी अ एसिड और एसिड मेटल रिएक्शन विल टेक प्लेस, एज अ रिजल्ट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल रिलीज। और यहां पर आप इक्वेशन लिखोगे, फिर यहां पर लिखोगे when acetic acid and sodium hydroxide will react there will be a neutralization reaction like acid and base, as a result salt and water will form। सिमिलरली आप इसमें भी लिखोगे, सेंटेंस को लिखते हुए आपको इक्वेशन को पूरा लिखना है।